नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक की यूट्यूब कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मेरे साथ आज कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक सिंह। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको एक मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन उसके बाद जो हमारी परिपाटी है, आपके मैसेजेस मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। आप बहुत सारे मैसेज हमें करते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि सारे मैसेज तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन कुछ चुनिंदा मैसेज जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरेंगे या जिन दर्शकों के नाम मैं पढ़ पाऊँगा, मैं उन्हें पढ़ूँगा, आप सबके साथ शेयर करूँगा। तो प्लीज़ आप सब इस कहानी के दौरान तो मेरे साथ बने रहें ही, उसके बाद जब कुछ ये जो टू वे कम्युनिकेशन है, पहले आपका मैसेज पढ़ना फिर उसका जवाब देना, उस दौरान भी अगर आप साथ में रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और हम हमारी थोड़ी और हौसला अफजाई होगी। बहरहाल आइए अब आज के वाक़ये की शुरुआत करते हैं। ये मामला बरेली का है। बरेली ज़िले में एक गांव है करेली, नाम भी मतलब थोड़ा मिलता जुलता ही है, ज़िला बरेली और गांव का नाम करेली। तो इस करेली गांव में 20 अगस्त यानी पिछले महीने 20 अगस्त को एक बहुत अजीब घटना हुई, बड़ी घटना हुई। रात तकरीबन 3 बजे एक घर में कुछ अपराधी घुस आए और उन अपराधियों ने उस घर की बेटी पर जानलेवा हमला किया। 19 साल की एक लड़की उस्मा की उन अपराधियों ने गला घोंटकर हत्या कर दी और उस्मा की माँ, जिसकी उम्र 40 साल है और उसका नाम है मुकीसा, मुकीसा पर जो है धारदार हथियार से वार किए इन बदमाशों ने। उसकी भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन मुकीसा की ज़िंदगी किसी तरह बच गई और बदमाश जो है वो आधी रात को आए थे और रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गए। जब ये हत्या हुई तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब मुकीसा अपनी बेटी की हत्या के बाद रोने चिल्लाने लगी और बहुत उसने शोर मचाया, तो बगल के कमरे में सो रहे उसके पति की भी नींद खुली, आसपास के लोग भी जाग गए। और गांव का माहौल आप जानते हैं कि कहीं कुछ होता है तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, अगल बगल के लोग। आमतौर पर शहरों में मैंने देखा है, खासकर महानगरों में, कि पड़ोस में क्या हो रहा है कोई बहुत ज़्यादा वास्ता लोग नहीं रखते, लेकिन गांव में माहौल दूसरा है। तो आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए लेट नाइट को ही, तकरीबन 3-3:30 बजे। और ये जब बात पता चली कि हमलावर घर में घुसे थे और उन्होंने घर की बेटी उस्मा की हत्या कर दी है, तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पड़ोस में रहने वाले एक सज्जन हैं जिनका नाम अब्दुल मतीन है। अब्दुल मतीन ने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया और फ़ोन करके बताया कि हमारे गांव में बड़ी घटना हो गई है, अपराधी घर में घुस आए थे और उस्मान साहब की बेटी उस्मा की उन्होंने हत्या कर दी और उनकी जो बीवी है उन पर भी हमला किया है, वो लहूलुहान है, तो आप लोग प्लीज़ चले आइए। जब ये खबर पुलिस को मिली तो चूंकि मामला कत्ल का था, संगीन मामला था, मिडनाइट को अटैक हुआ था, तो पुलिस की एक टीम एसपी क्राइम बरेली सुशील कुमार की अगुवाई में उस गांव के लिए रवाना हुई। इस टीम में सीओ सिटी अशोक कुमार के अलावा जो है सुभाष नगर और किला, ये जो 2 पुलिस स्टेशन है, नियर बाई पुलिस स्टेशन, इन दोनों पुलिस थानों की टीमें भी थी, मतलब वहाँ के पुलिस वाले भी थे। और इस तरह से एक पुलिस की बड़ी टीम वहाँ मौका वारदात के लिए रवाना हुई। और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वाकई घर में जो है वो लड़की की लाश पड़ी हुई है और उस लाश को देखने से ये भी लग रहा था कि हाँ, वाकई गला घोंटकर उसकी जान ली गई है। पास में ही एक दुपट्टे जैसी चीज़ भी पड़ी थी और मतलब कोई कपड़ा पड़ा हुआ था। जैसी चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि वो दुपट्टा ही था या गमछा था या क्या था, लेकिन एक कपड़े का टुकड़ा भी था जिसे देखकर लग रहा था कि उससे गला घोंटा गया होगा। और जो उस्मा की माँ है मुकीशा, मुकीशा बानो, उसके गले पर भी जो है धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान थे और वो बेतहाशा रो रही थी। पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना करने के बाद सबसे पहले उस्मान से पूछताछ की। उस्मान मुकीशा का पति है और जो लड़की जिसकी हत्या हुई थी उस्मा, उसका पिता। तो उससे जब पूछा
तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं घर में कौन घुस आया, कब उसने हत्या की, कब उसने मेरी बीवी पर हमला किया। ये तो जब मुकीशा बेतहाशा रोने चिल्लाने लगी तब मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि बेटी हमारी मरी पड़ी है और मेरी बीवी लहूलुहान है। तो उससे पूछा गया कि आप रात को कहाँ थे, कहाँ गए थे। तो उस्मान ने ये भी बताया कि मेरा एक दोस्त है, कौसर नाम है, कौसर के साथ जो है मैं पास के ही एक गांव में, पास के ही एक लोकेलिटी में रात को दावत खाने गया था और वहाँ से जब मैं लौटा तो लौटने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया और ये माँ बेटी अलग सो रहे थे। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। तो पुलिस को इस बात पर थोड़ी हैरानी भी हुई। इसलिए हैरानी हुई कि घर में 3-4 कातिल घुस आएँ, वो बेटी की हत्या कर दें और कानो कान किसी को इसके बारे में पता न चले और यहाँ तक कि उसकी माँ को भी पता न चले। जब उसकी माँ की हत्या करने की कोशिश हो या उस पर जब धारदार हथियार से हमला किया जाए तब वो रोने चिल्लाने लगे और उसके बाद आसपास के लोगों को और उस परिवार के लोगों को पता चले। तो ये जो सीक्वेंस है, पूरा घटनाक्रम है, ये थोड़ा हैरान करने वाला पुलिस को लग रहा था। क्योंकि जब बेटी की हत्या हो रही थी और माँ बेटी जब एक साथ ही सो रहे थे तो उसी वक्त जो है उसकी माँ को चिल्लाना चाहिए था या उसकी माँ जो है वो मदद की गुहार लगाती या बेटी चिल्लाती, उसकी आवाज़ सुनाई देती। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। जब एक हत्या हो गई और दूसरी महिला भी लहूलुहान हो गई, बदमाश जब वहाँ से फरार हो गए, इसके बाद जो है इसके बारे में परिवार के लोगों को और गांव के लोगों को पता चला। तो ये बात थोड़ी हैरान करने वाली थी। बहरहाल उस्मान से पूछताछ करने के बाद पुलिस को बहुत ज़्यादा कोई लीड जो है इस मामले की तफ्तीश में नहीं मिल पाई। फिर पुलिस ने तय किया कि वो इस मामले में अब मुकीशा से पूछताछ करेगी। फिर पुलिस ने मुकीशा को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ शुरू हुई। मुकीशा से पूछा कि भाई आप ही इस मामले की इकलौती चश्मदीद हैं, बताइए आपने क्या देखा, कैसे आपकी बेटी की हत्या हुई और आप पर जिन्होंने हमला किया उनका हुलिया कैसा था। तो मुकीशा ने बताया कि देखिए हम साथ में ही सो रहे थे लेकिन मुझे भी नहीं पता चला और मेरी बेटी की जो है उन बदमाशों ने, वो घर में घुस आए थे, उन्होंने हत्या कर दी। मुझे तो तब होश आया जब हमलावरों ने मेरी जान लेने की कोशिश की। ये देखिए मेरे भी गर्दन में चोट के निशान हैं और बहुत तेज़ मुझे दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। और जब उन्होंने मुझ पर हमला किया तो मैं रोने चिल्लाने लगी, तब वो बदमाश भाग गए। बाद में मुझे पता चला कि उन्होंने तो उस्मा की हत्या कर दी है। तो मैं तो बहुत गमज़दा हूँ, बहुत अफसोस में हूँ। और वो और ज़ारो कतार वो महिला मुकीशा जिसका नाम है वो और रोने लग गई। तो पुलिस को उसकी बातों ने भी हैरान किया। इसलिए हैरान किया कि माँ बेटी एक साथ सो रहे थे लेकिन बेटी की हत्या हो गई, माँ को पता ही नहीं चला। माँ को तब पता चला जब माँ पर हमला हुआ और माँ ने जब शोर मचाया, जब रोने चिल्लाने लगी, तब तक हमलावर पूरे गांव छोड़कर फरार भी हो चुके थे। तो ये जो पूरा सीक्वेंस था ये जो है थोड़ा अजीब सा लग रहा था, बहुत कन्विंसिंग नहीं थी ये स्टोरी, गले से नीचे उतरने वाली कहानी नहीं थी। तो मुकीशा से पुलिस ने और पूछताछ की और पुलिस ने पूछा कि तुम्हारी या तुम्हारी बेटी की किसी से दुश्मनी है क्या। तो इसका भी मुकीशा जो है कोई बहुत कंक्लूसिव आंसर नहीं दे पाई, कोई कंक्रीट जवाब नहीं दे पाई। फिर पुलिस ने ये तय किया कि वो इस महिला से, जो कि इस मामले की इकलौती चश्मदीद है, उससे और सख्ती से पूछताछ करेगी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उससे पूछताछ करती, पुलिस अपने लेवल पर जो है वो इस घटना से जुड़ी जानकारी जुटा रही थी, इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और पुलिस को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 थाने की पुलिस वहाँ पर गई थी, एक किला थाना और दूसरा सुभाष नगर थाना। तो किला थाने का एक कांस्टेबल है, उस कांस्टेबल ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को दी। उस कांस्टेबल ने ये बताया कि ये जो मुकीशा नाम की महिला है, इस महिला का दरअसल एक आदमी से अफेयर है और उस आदमी का नाम है कौसर। पुलिस का माथा ठनका। पुलिस को लगा अरे ये कौसर तो वही आदमी है जिसके साथ मुकीशा का पति उस्मान उस रात बाहर कहीं दावत खाने के लिए गया था। तो क्या उस्मान को पता नहीं है कि उसकी बीवी मुकीशा का अफेयर कौसर से है। ये बात पुलिस को स्ट्राइक करने लगी, हिट करने लगी। और साथ ही पुलिस को ये भी लगने लगा कि इस एंगल पर थोड़ा मामले की तफ्तीश होनी चाहिए कि उसकी माँ का ये जो रिलेशनशिप है, क्या इसको लेकर कोई विवाद तो नहीं है,
या बेटी कहीं इस रिलेशनशिप पर कोई एतराज़ तो नहीं करती थी। तो इस एंगल पर पुलिस ने तफ्तीश करने का फैसला किया, क्योंकि माँ की भूमिका शुरू से ही जो है थोड़ी संदेहास्पद भी लग रही थी। तो पुलिस ने इस बात को ध्यान में रखकर और कौसर की कहानी ध्यान में रखकर पुलिस ने मुकेशा को ग्रिल करना शुरू किया, उससे और पूछताछ की, सख्ती की। जब उससे पूछताछ की तो थोड़ी ही देर की पूछताछ के बाद वो टूट गई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रात 3 बजे हत्या हुई थी और सुबह के 6 बजते बजते पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। मुकेशा ने यह कहा कि इतनी देर से मैं जो आपको कहानियाँ सुना रही थी वो झूठी कहानी थी। असल में मेरी बेटी उस्मा की हत्या जो है मैंने ही की है, और मैंने अकेली नहीं की बल्कि मेरे साथ मेरा आशिक कौसर भी था। हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की है। पुलिस ने पूछा कि हत्या क्यों की और तुम्हें ये चोटें कैसे आई? तो मुकेशा ने बताया कि ये जो कौसर है, मैं पहले कौसर के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। कौसर जो है वो दर्जी का काम करता है और उसकी उम्र तकरीबन 36 साल के आसपास है, 35-36 मानिए आप। और ये जो मुकेशा है वो 40 साल की महिला है। तो कौसर का मुकेशा के साथ इलिसिट रिलेशन था, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि पुलिस को अपने मुखबिरों से इसकी जानकारी मिली थी। और इस मामले में जो ट्विस्ट है या इस मामले का जो चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि मुकेशा के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते करते कौसर जो है वो मुकेशा की बेटी उस्मा के भी करीब आ गया था, और उस्मा के साथ भी कौसर के रिलेशन बन गए थे। अब हालत ये हुई कि ये जो लड़की है उस्मा, इसने कौसर पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अब तो बहुत दिन हो गए तुम मेरे साथ जो है वक्त गुजार रहे हो, मुझे कुछ नहीं पता तुम्हारा किससे अफेयर है, तुम मैरिड हो नहीं हो क्या है। हालांकि ये कौसर मैरिड भी था, लेकिन अब तुम मुझसे शादी करो। जब ये बात कौसर ने पहले तो टालने की कोशिश की, कुछ दिनों का वक्त निकाला, लेकिन जब उस्मा जब जिद पे अड़ गई तो उसने अपनी जो पार्टनर है, मतलब जिसके साथ उसका रिलेशन है, उस्मा की माँ मुकेशा, उसको ये बात बताई कि तुम्हारी बेटी तो मेरे पीछे पड़ गई है, वो कह रही है मुझसे शादी करो, मैं क्या करूँ, मैं भी इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। तो मुकेशा ने ही ये आइडिया दिया कि मुझे लगता है कि तुम्हें और हमें मिलकर जो है मेरी बेटी उस्मा की हत्या कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने हत्या नहीं की तो उस्मा ज़िद पर अड़ेगी और ये हो सकता है कि हमारा ये जो रिलेशनशिप है, हमारे ये जो रिश्ते हैं वो ज़माने में आम हो जाए, फिर हमारी बड़ी बदनामी होगी। उधर आपको एक और बात बताऊं कि ये जो माँ बेटी के साथ कौसर का रिश्ता था, रिलेशनशिप था, इसकी जानकारी कौसर की पत्नी को भी हो चुकी थी। और कौसर के घर में अलग बवाल मचा हुआ था, जिसमें पत्नी जो है अपने पति पर इल्ज़ाम लगाती थी, वहाँ लड़ाई झगड़े अलग होते थे। तो कौसर को ये लगा कि इस पूरे मुसीबत से बाहर निकलने का तरीका यही है कि मैं मुकेशा के साथ मिलकर उसकी बेटी उस्मा की हत्या कर दूं। और इसके तहत इन दोनों ने मिलकर मुकेशा ने और कौसर ने मिलकर प्लानिंग की, और 20 अगस्त की रात को मुकेशा ने जानबूझकर अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। उस्मा जो है आने वाली मौत के बारे में बिल्कुल बेखबर थी, वो बेसुध सोती रही, और आधी रात को तकरीबन 3 बजे के आसपास वो कौसर जो है दबे पांव इनके घर में दाखिल हुआ, और फिर चुपके से उसने उस्मा को जगाया। उस्मा ने भी कोई शोर शराबा नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि उस्मा जो है वो ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी कौसर के साथ। तो जब कौसर ने उसे जगाया तो उस्मा को कोई शक भी नहीं हुआ, और फिर कौसर उसे बगल वाले कमरे में लेकर गया, ये कहते हुए कि तुमसे कुछ खास बात करनी है, तुम आओ। और उस्मा उस पर भरोसा करती थी, तो उस्मा बगल वाले कमरे में कौसर के साथ चली गई। वहाँ कौसर और उसकी माँ मुकेशा के दिमाग में खूनी प्लानिंग थी। उन लोगों ने अचानक आधी रात को इस 19 साल की लड़की को ओवर पावर किया, काबू किया, और उसका गला एक कपड़े से घोंट दिया। और इतनी फुर्ती से, इतनी तेज़ी से एक माँ ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या की कि उसकी बेटी के गले से चीख तक नहीं निकल पाई, और कानों कान किसी को इस कत्ल के बारे में खबर तक नहीं हुई। कत्ल तो हो गया। अब इनको लगा कि अगर सिर्फ उस्मा की लाश मिलेगी और मुझे कोई खरोंच भी नहीं आएगी, मुकेशा को लगा, तब तो लोगों को शक हो जाएगा मुझ पर कि शायद इस कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। और ये इसलिए भी ऐसा सोच रही थी क्योंकि जो क्रिमिनल होता है उसके मन में चोर होता है और उसको लगता है कि वो पकड़ा जाएगा। तो इसीलिए
इस आशिक ने और उसकी माशूका यानी मुकीशा ने मिलकर जो है वो प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के तहत एक धारदार हथियार से कौसर ने मुकीशा के गर्दन पर 2 वार किए, और 2 वार करने के बाद जब उसके खून बहने लगा तो कौसर तेज़ी से वहाँ से निकल गया, और उसके थोड़ी देर बाद, जैसा कि आपको पता है, मुकीशा जो है चीखने चिल्लाने लगी कि हाय मेरी बेटी को कोई मार गया, मुझ पर भी हमला कर गया। फिर पड़ोसी और पुलिस, उसके बाद पूरी कहानी आप जानते हैं। पुलिस, अब सवाल यह है कि पुलिस को शक कैसे हुआ। पुलिस को 2-3 बातों से शक हुआ। एक तो उस्मान को जब बेटी की हत्या हुई तब उसके बारे में बिल्कुल कोई खबर, कोई भनक कानो कान पता नहीं चली, उसकी नींद नहीं खुली। लेकिन जब बेटी की हत्या हो गई, कातिल फरार हो गए, जब बीवी रोने चिल्लाने लगी, तब जाकर उस्मान को पता चला और पड़ोसियों को पता चला। तो ये जो पहली बात थी, इससे पुलिस को शक हुआ। दूसरी बात, जब इस महिला ने भी वही कहानी दोहराई और कहा कि मेरे बगल में मेरी बेटी सो रही थी, पता नहीं उसे कौन मार गया, तो पुलिस को उस पर भी शक हुआ, बड़ी हैरानी हुई। तीसरी बात ये कि ये जो चोट लगी थी मुकीशा के गर्दन में, वो चोट के निशान जो है वो बहुत हल्के थे। मतलब इतना तो ज़रूर था कि उससे खून निकल रहा था और वो कह सकती थी कि मैं घायल हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि जो कातिल घर में घुसकर एक लड़की की हत्या कर दे, वो कातिल अगर वाकई इस महिला पर भी हमला करते और धारदार हथियार से हमला करते, तो इतने हल्के हाथ से और नाजुक तरीके से वार नहीं करते कि थोड़ा सा कट गले पर बनता। ये मुमकिन है कि उस हमले से मुकीशा की भी जान चली जाती या उसकी गर्दन कटकर अलग हो जाती, क्योंकि इस तरह के जो हमले होते हैं और कत्ल के मामले होते हैं, पुलिस ने भी देखा है, आप सब ने भी ज़रूर क्राइम तक पर सुना होगा, हमने तो अनगिनत बार देखा है कि जब हमलावर आते हैं तो वो कोई रहमदिली से पेश नहीं आते। और जिस तरह से मुकीशा पर हमले किए गए थे, उसे देखकर लग रहा था कि जो कातिल हैं वो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है इस महिला पर। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। ऊपर से जो चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो पुलिस के मुखबिर के ज़रिए पुलिस को पता चली बात कि मुकीशा का कौसर से अफेयर है, तो पुलिस को उस एंगल को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत महसूस हुई। और जैसे ही पुलिस ने कौसर को लेकर मुकीशा को सवाल किए, उसको कन्फ्रंट किया, उसके चोट को लेकर उसको कन्फ्रंट किया, घटनाक्रम को लेकर मुकीशा को कन्फ्रंट किया, मुकीशा टूट गई और उसने कहा कि हाँ, इस कत्ल के पीछे मेरा ही हाथ है और मेरे साथ मेरे आशिक का हाथ है। तो कुल मिलाकर महज 3 घंटे के अंदर बरेली पुलिस ने कत्ल के इस सनसनीखेज मामले को सुलझा लिया, जिसमें एक मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ही सगी बेटी की हत्या कर दी। और वो हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि उस प्रेमी के संबंध उसके साथ भी थे और उसकी बेटी के साथ भी थे। और एक वक्त या एक मुकाम इस रिश्ते में ऐसा आया था कि बेटी जो है वो माँ के प्रेमी पर यह दबाव बना रही थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। नक्शल में मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह के रिलेशनशिप होंगे तो शायद नतीजे ऐसे ही खौफनाक होंगे। हालांकि हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं, और इसे कोई जस्टिफाई भी नहीं कर सकता कि रिलेशनशिप ऐसा हो तो मर्डर हो ही जाए, लेकिन आम तौर पर इस तरह के रिश्तों का नतीजा ऐसा ही होता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज की कहानी में इतना ही। इस कहानी में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं था, लेकिन ये घटना अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि रिश्तों का ऐसा रूप हम जितनी बार भी देखते हैं हमें हैरानी होती है। मुझे यकीन है आप सबको भी होती होगी, तो इसीलिए मैंने ये कहानी आप सबको सुनाई। अब आइए कुछ कमेंट्स जो आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में किए थे वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। राजेंद्र जी ने गुड एफर्ट लिखा है और उन्होंने लिखा है पिछले वीडियो को लेकर कि रेलिवेंट टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारी मजबूरी होती है लोगों की और अपराध की घटनाएं भी होती हैं। जो पिछली कहानी या पिछला घटनाक्रम मैंने आप सबको सुनाया था उसके बारे में मैं फ़िलहाल कोई जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों ने मुझे ये हिदायत दी है कि पिछली कहानियों का जिक्र इसलिए न करूं क्योंकि कई बार वो वीडियो बाद में भी देखते हैं और अगर मैं स्टोरी अभी रिवील कर देता हूं तो उन्हें वो देखने में अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए मैं उस कहानी का जिक्र तो नहीं करूँगा। मोहम्मद शहजाद बाबर, इन्होंने ये लिखा है कि सर आप हमसे नाराज़ हैं, आप डेली कहानी लेके नहीं आते, आई एम योर बिग फ़ैन। आपकी ज़रा नवाजी है बाबर साहब, और नाराज़ बिल्कुल नहीं है। डेली नहीं आ पाने, रोज़ नहीं आ पाने की जो मजबूरी है वो मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताई थी, लेकिन हर बार मैं वही कहानी आप लोगों को बताऊं तो शायद आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए इस बार मैंने रोज़ नहीं आ पाने के पीछे कोई एक्सक्यूज़ नहीं दी है। अमित कुमार ये लिख रहे हैं, हाय सर, आई एम फ्रॉम जमशेदपुर, रेगुलरली लिसनिंग टू योर प्रोग्राम बिफोर स्लीपिंग, गोइंग गुड, बिष्टुपुर।
अच्छा, अमित कुमार जी बिष्टुपुर से हैं, जमशेदपुर में, और जमशेदपुर मेरा होम टाउन है, तो ऑब्वियसली इस मैसेज को पढ़ते हुए मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक और होम सिक फील कर रहा हूँ। कोरोना की वजह से बहुत दिनों से घर भी नहीं जा पाया हूँ। तो अमित, आप भी खुश रहिए और जमशेदपुर का भी ख्याल रखिए। कंप्यूटर पॉइंट टेक्निकल के नाम से एक आईडी है, योर वॉइस इज़ स्वीट एंड एज सिबा का गीतमाला एंकर। ओके, इन्होंने अमीन सयानी साहब से मेरी आवाज़ की तुलना की है, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। आपने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन जनाब की तस्वीर दिख रही है, और कंप्यूटर पॉइंट टेक्निकल के नाम से इनकी आईडी है। पांडा गुफी के नाम से एक आईडी है। इन्होंने वैक्सीन के बारे में पूछा है, और वो इन्होंने लिखा है कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल, वैक्सीन को लेकर तो पूरी दुनिया परेशान है पांडा साहब, और वैक्सीन कई जगह बन रही है, बन चुकी है। रशिया ने तो दावा किया कि उन्होंने बना लिया है, तो देखिए कितनी जल्दी बाज़ार में आती है। एग्जैक्ट डेट तो मैं भी बताने की हालत में नहीं हूँ। शिव शंभू के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि भाई आप एक अच्छे आदमी हैं, आपके बोलने का अंदाज़ लाजवाब है और बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स और इतनी तारीफ़ के बावजूद पिछली बार मेरे वीडियो को बहुत सारे लोगों ने अनलाइक किया था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि क्या गुस्ताखी, क्या गलती हो गई मुझसे। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ मिस्ट्री है उसके कवरेज को लेकर आप लोग नाराज़ थे, जिसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो को भी अनलाइक कर दिया। ऑल्दो मैं उस बात को समझता हूँ, आपकी नाराज़गी भी समझता हूँ, और उस पर मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। आप सब समझदार हैं। आने वाले दिनों में जब तफ्तीश पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी, मतलब तफ्तीश पूरी हो जाएगी, तो आपको भी पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। मैं अपनी तरफ से कोई बात कहकर किसी नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहता। तो खैर, मैं ये अपनी सोच बता रहा था। मैं हैरान था देखकर कि इतने सारे लोगों ने अनलाइक क्यों कर दिया वीडियो को। एनीवे, वरुण शर्मा जी लिखते हैं कि भाई कितनी एड्स दोगे आप अपने वीडियो में। ये एड्स मैं नहीं देता हूँ वरुण जी, कुछ हमारे मैनेजमेंट का भी फैसला होता है, और कुछ आप समझ सकते हैं। अच्छा, यूट्यूब की तरफ से कुछ ऐड वो डाल देते हैं, तो कुछ मजबूरियां हैं। मुझे लगता है कि आपके और हमारे दरमियान जो है ये ऐड रोड़ा नहीं बन सकता। थोड़ी दिक्कत आप लोगों को ज़रूर होती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपके प्यार में कोई कमी नहीं होगी। अमित विक्रम जी ने प्रॉम्प्ट करते हुए ये लिखा है पिछली बार के कमेंट में कि स्टोरी स्टार्ट्स एट 4:46। सुनील बोमले साहब, सर जी, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग अपने धर्म में अपने पूर्वजों से बहुत प्यार लगाव करते हैं, और ये सालों से दिखते आया है। इस देश प्रेम हो या नहीं, लेकिन पहले धर्म पूर्वज आता है। ओके, इनके कहने का मतलब यह है कि बॉलीवुड के जो खान ब्रदर्स हैं, मतलब जो खान की तिकड़ी है सुपरस्टार्स की, उनके बारे में बोमले साहब ने ये कहा है कि ये देश और धर्म में पहले धर्म को तवज्जो देते हैं। सुनील बोमले जी के कहने का मतलब ये है। देखिए, ये आपका नज़रिया है, इस पर तो मैं क्या कहूँ। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इनके फ़ैन हैं, और अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजियस बार, एनी रिलीजियस डिवाइड, ये लोग उनको पसंद करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की है, वो लेडी नेचर था, इमोशनल था, और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। सारी बातें मैं पढ़ नहीं सकता, कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें भी है। हालांकि मतलब लिखने का तरीका थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल है। अदरवाइज़ हम ये कह सकते हैं कि सुनील जी ये लिख रहे हैं कि सुशांत की मित्रता बहुत सारी लड़कियों से भी थी, और बाकी भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है। तो खैर, ये सुशांत को लेकर उनका अपना नज़रिया है। खुदकुशी है या मर्डर है, ये सब तो सीबीआई तय करेगी आने वाले दिनों में। हिमांशु मंडिल साहब का भी कमेंट है, इन्होंने हिंदी में कमेंट लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अप्रतिम सुप्रतिम जी। सुप्रतिम, इन्होंने नाम बिल्कुल सही और सटीक लिखा है। आमतौर पर मेरा नाम जो है वो हमेशा, मतलब ज़्यादातर मामलों में लोग सही नहीं ले पाते मौक़ों पर, मैं ये कहूँगा, क्योंकि थोड़ा टिपिकल बंगाली नेम है। लेकिन हिमांशु जी ने बिल्कुल सही नाम लिखा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये लिख रहे हैं, सर आज आपकी कहानी सुनते बीवी से झगड़ा भी हो गया, लेकिन कोई नहीं, साथ में खाना खा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप वॉइस ओवर के लिए कोई सलाह दे सकते हैं। बाकी आपसे एक सवाल है, रिया पर आज तक के इंटरव्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है? किसी मुल्जिम को सार्वजनिक मंच देना ज़रूरी था क्या? मुझे पता है यह आपके हाथ में नहीं है, परंतु एज ए सिटीज़न आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस पर अगर मैं कोई कमेंट करूँगा तो अगर तो मेरे कमेंट से आपकी सोच मिल गई फिर तो बहुत अच्छा, बल्ले बल्ले। अगर मान लीजिए सोच नहीं मिली तो आप
मुझे किस नज़रिए से देखेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग जो बहुत इमोशनल हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, हो सकता है कि मैं उनकी आलोचनाओं का शिकार बन जाऊं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर इसका जवाब मैं ना दूं तो भी चलेगा। बाकी आपकी अपनी धर्मपत्नी से झगड़ा हो गया ये जानकर मुझे दुख हुआ, उसको फ़ौरन जो है रिकंसाइल कीजिए। अब तक तो हो गया होगा रिकंसाइल, क्योंकि ये कमेंट जो है 2-3 दिन पुराना है। बाकी इन्होंने वॉइस ओवर के बारे में पूछा है। वॉइस ओवर के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आपको अपने उच्चारण पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट आपने सुना है। सबसे बढ़िया ये तरीका है कि आप टीवी में देखें, और अगर न्यूज़ के लिए वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो न्यूज़ चैनल्स को देखें। अगर आप डॉक्यूमेंट्री और जो GIC चैनल कहते हैं, जनरल GEC जनरल एंटरटेनमेंट चैनल, वो उसके लिए वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वो देखें, और उसमें देखें कि जो भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो कैसे वॉइस ओवर कर रहा है, कहाँ पर पॉज ले रहा है, कहाँ पर मतलब पढ़ते हुए सांस लेने की भी तो ज़रूरत होती है, लेकिन सांस लेने के लिए बीच में रुक जाना, किसी सेंटेंस के बीच में अचानक पॉज दे देना, वो थोड़ा अटपटा लगता है। तो वो प्रैक्टिस करने पर ही जो है वो ठीक होगा, हिमांशु जी। बाकी साहिल शर्मा जी का भी कमेंट है, फ्री की सलाह है सर, आप आर भारत में आ जाइए। साहिल शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं ये क्राइम तक और आज तक छोड़कर आर भारत ज्वाइन कर लूँ, और उन्होंने खुद भी ये लिखा भी है कि वो मुफ्त की सलाह मुझे दे रहे हैं। थैंक यू आपके इस सजेशन के लिए। कार्तिक कपिला, फेक पीपल विथ फेक न्यूज़, फेक पीपल विथ फेक न्यूज़ बॉयकॉट आज तक। कार्तिक कपिला जी बहुत गुस्से में हैं। मुझे लगता है कार्तिक जी आज तक को बॉयकॉट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके इमोशंस को समझता हूँ। सुशांत की मौत को लेकर आपके मन में जो भावनाएं हैं, एज अ फ़ैन आप जितना उनको प्यार करते हैं उतना प्यार हम भी करते हैं, और आप तुरंत ऐसे किसी नतीजे पर ना पहुँच जाएं कि जो इंटरव्यू रिया चक्रवर्ती की दिखाई गई या फिर सुशांत केस में जो कवरेज हो रहा है उसके पीछे कोई साजिश है। कई लोग लिखते हैं कि सारा अंदर खाते सेटिंग है, पैसे ले लिए हैं, लेकिन मैं चूँकि यहाँ काम करता हूँ, मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। एक चैनल जिसकी विश्वसनीयता इतनी हाई है, इतना लोग उसे पसंद करते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ लाख या कुछ करोड़ रुपए के लिए वो इस गुडविल के साथ समझौता कर लेंगे? ऐसा नहीं होता है। कई लोग ये भी कहते हैं कि मीडिया जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है, पैसा दे दिया गया है। तो मैं पलट कर ये भी सवाल पूछता हूँ कि भाई सरकार के पास पैसा है तो विपक्ष में जो पार्टी है, मान लीजिए कांग्रेस, जिसने इतने सालों तक इस देश में राज किया, क्या उसके पास पैसा नहीं है? तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि मतलब कहते हैं ना कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो प्लीज़ उसके पीछे कोई कंक्लूसिव एविडेंस या उसके पीछे कोई कंक्लूसिव तथ्य होना चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई बात और एक जनरल परसेप्शन बना लेना कि हाँ भाई खबर जो है मेरे मन के मुताबिक नहीं चल रही है तो ज़रूर ये बिक गए हैं या ज़रूर पैसा ले लिया, इस तरह से बोलना जो है वो मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगेन मैं आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, आप अपनी राय कायम करने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मेरा नज़रिया कुछ ऐसा है। और मैं किसी पर अगर कोई इल्ज़ाम कभी भी लगाता हूँ, आमतौर पर तो मैं लगाता नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं लगाता हूँ तो उसकी तसल्ली और तस्दीक करने के बाद लगाता हूँ। ऐसा नहीं कि सारे चोर हैं जी, इस तरह का कमेंट मैं नहीं करता। आपने देखा होगा पुलिस वालों से मुझे भी बड़ी शिकायत है। बहुत सारे पुलिस वाले बहुत करप्ट होते हैं, जांच के समय भी वो ढिलाई बरतते हैं। हमने देखा है गुरुग्राम में वो जो एक स्कूल में एक बच्चे की हत्या हुई थी, उसमें पुलिस ने एक गलत लड़के को मतलब एक उस स्कूल के एक बस के क्लीनर को पकड़ लिया था। बाद में सीबीआई ने जब उस मामले की जांच की तो पता चला कि उसी स्कूल के एक दूसरे स्टूडेंट ने बच्चे की हत्या की थी। तो पुलिस इस तरह से बहुत सारी गलतियां भी करती हैं। कुछ दिनों पहले एक और हत्या का मामला हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश का मामला था, मैं डिस्ट्रिक्ट भूल रहा हूँ। उसमें पुलिस ने एक लड़की के मर्डर के मामले में उसके पिता और भाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, जबकि 1-1.5 साल बाद वो लड़की जिंदा लौट कर आ गई और पुलिस ने उस मामले में फर्जी सबूत भी इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन क्या इन घटनाओं की वजह से मैं ये कह दूं कि पूरी यूपी की पुलिस चोर है या पूरे हरियाणा की पुलिस बिकी हुई है? ऐसा कह देना मेरे हिसाब से थोड़ी नासमझी होगी। तो इसीलिए प्लीज़ इस तरह का जजमेंटल होने से पहले मुझे लगता है थोड़ा सा अपनी बातों को टटोल कर सोच कर हम सारे लोगों को देखना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी आप आज़ाद हैं, कुछ भी बोलिए, कुछ भी लिखिए, गाली गलौज ना कीजिए। अमित ईश्वर जी, विकास वर्नवाल जी, राहुल कुमार जी, प्रतीक गुप्ता ऑफिशियल, अतुल गौड़,
पूजा तिवारी ये भी बहुत गुस्से में है। पूजा तिवारी तो बिल्कुल लिख रहे हैं कि शर्म नहीं आया रिया का इंटरव्यू लेते हुए आपके चैनल को, सामने होती तो बिल्कुल मतलब न जाने क्या कर देती। एनीवे और भी बिहार विशेष के नाम से एक आईडी है, करज भुल्लर ऑफिशियल के नाम से एक आईडी है, उनका भी कमेंट है। अबरार अहमद अंसारी ने लिखा है मेरा नाम लीजिए सर प्लीज़। मैंने अंसारी साहब आपका नाम ले लिया, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ आपका। अश्विनी कुमार जी इन्होंने भी जो है वो राजदीप जी पर अपने गुस्से का इजहार किया है। मनीष सिंह इन्होंने भी आज तक पर नाराज़गी दिखाई। सुमन घिमिरे, मुझे लगता है कि आप लोगों का गुस्सा जो है वो अभी बहुत हाई है, तो इसीलिए ज़्यादा आप लोगों के गुस्से को और ना बढ़ाते हुए मैं कमेंट्स सोच रहा हूँ थोड़ा कम पढ़ूँ, क्योंकि ज़्यादातर तो गुस्से वाले कमेंट हैं, तो कितना पढ़ूँ। आप में से ही ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नेगेटिव और गुस्से वाले कमेंट्स को स्किप कर दिया कीजिए, लेकिन मैं नाम ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। सोनाली पालित, शफीकुल हसन, राहुल जावरे, जहाज वाले प्रकाश के चुटकुले, अनिल भट्ट, यूनिवर्सल निर्वाणा, मंजू त्यागी, राहुल कुमार, लंबोदर नायक, सीमांचल साहू, राघवेंद्र तिवारी, बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी लिखी हैं। हरिदत्त द्विवेदी लिख रहे हैं कि सर मैं आपका और शम सर का रेगुलर श्रोता था, मगर अब अफसोस कि आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूं। तो हरिदत्त जी, मुझे लग रहा है कि अब तो आपका नाम पढ़ने का भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब तो आप अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। पता नहीं मेरा वीडियो देखे भी या नहीं, लेकिन चलिए ठीक है, हम इस उम्मीद में आपका नाम पढ़ रहे हैं कि देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान आपके साथ 9 बार सही तरीके से पेश आता हो, आपके लिए भला करता हो, आपके लिए पॉजिटिव एफर्ट करता हो, अगर 10वें बार में उससे कोई चूक या गलती हो जाए, तो बाकी जो 9 बार उसके जो अच्छे कर्म हैं, उन कर्मों को याद करके अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ भी करना चाहिए। इसीलिए फ़ौरन बॉयकॉट आज तक और तमाम नेगेटिव चीज़ें, इस तरह के कंक्लूजन पर मेरे हिसाब से पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप सबसे मेरी गुजारिश है, मैं आपके गुस्से को समझता हूं और उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं एट द सेम टाइम कि थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, और ये भी सोचिए कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, न था और न कभी हो सकता है। गोरख सिंह जी, स्मृति भटनागर, दिवा नॉलेज, अली एंटरटेनमेंट, वीना विवियन, गौरव बत्रा, सिद्धार्थ दामोदर, राहुल मंडल, फन गुरु, प्रीति सिन्हा, पुतिन इनके नाम से भी एक आईडी है, विवेक कुमार, एसएस के नाम से बिल्कुल हो जाएगा, कुछ आगे लिखा हुआ है पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मोइन छिपा, गिटेंस के नाम से एस सिंह, चुंग भुटिया, संजय सिंह राठौर, अंकित बिष्ट, विक्रम दास, बारबरा, शर्मा जी की क्लास, दुमका झारखंड से हैं, इन्होंने लिखा है। ONPB ऑफिशियल मेवाती, हैप्पी बिष्ट, अभिषेक कुमार, आकाश गौतम, सुरजीत कुमार मंडल, मौलिक ठक्कर, पिंटू पटेल। तो कुल मिलाकर बहुत सारे कमेंट्स हैं, और कमेंट्स और नाम मेरे ख्याल से वक्त की मजबूरी की वजह से फ़िलहाल तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगली बार जब हाजिर होऊंगा तो इस सिलसिले को बरकरार रखूँगा। प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। जो सब बातें मैंने अपने सफाई में कही, अपने मतलब मेरा पर्सनल नहीं, लेकिन चैनल की ओर से या हमारे साथी सहयोगी पत्रकारों की ओर से, उस पर आप क्या सोचते हैं प्लीज़ आप वो भी बताइएगा। और प्लीज़ भगवान के लिए ये मत कहिएगा कि हम बिक गए हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतने सालों तक अगर ईमानदारी से कोई पत्रकारिता करे और किसी एक घटनाक्रम को लेकर आप फ़ौरन उसके पूरी क्रेडिबिलिटी पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा देते हैं, तो आपके लिए तो बस ये एक मैसेज टाइप करने वाली बात होती होगी, लेकिन हमें कितनी तकलीफ़ पहुंचती है ये मैं बयान भी नहीं कर सकता। खैर, आज इतना ही। मैं थोड़ा भावुक भी हो गया था आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद, और शम्स ताहिर खान साहब फ़िलहाल मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, जल्दी से उनका फ़ोन भी उठाना है, तो मुझे इजाज़त दीजिए, और साथ में मेरे सहयोगी दीपक सिंह को भी इजाज़त दीजिए। बहुत खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर से वापस अपने वीडियो पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जय हिंद, जय भारत।